बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारी लास्ट एक डिस्कशन जो रह गई, इसके बाद आपके एफएलपी स्टार्ट होंगे। जो लास्ट टेस्ट है जो कि टेस्ट नंबर 10 है, आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। टेस्ट नंबर 10 चैप्टर 20+21, ये हमारा आज का लास्ट डिस्कशन का लेक्चर है। उसके बाद एफएलपी की डिस्कशन होगी। ध्यान से सुनिएगा बेटे। वैसे तो इसकी डिस्कशन भी आसान है, उसकी वजह यह है कि इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल किस्म के एमसीक्यूज़ नहीं आते। ये आपको भी पता है, हाफ लाइफ का मैंने आपको इतना आसान सा टेबल बनवा दिया कि अब तो आप गलती कर ही नहीं सकते ना। मतलब हाफ लाइफ का भी आपको टेबल आता है। अब इस तरह की चीज़ें आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट जो एमसीक्यू है, इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। वो कह रहे हैं थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट से कितना ज्यादा है। तो बेटे आपको पहले जनरल पता हो कि रेडियस का फॉर्मूला आपके पास आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि रेडियस जो है ये एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फार्मूला है। और आपको इसकी मैंने सीरीज भी बनवाई थी। मैंने आपको बताया था जब आप इसकी सीरीज बनाते हैं ये इस तरह आती है R1 4R1 9R1, ठीक है, 16R1 अप टू सो ऑन। क्योंकि रेडियस के फार्मूले में रेडियस का जो रिलेशन है वो एन स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब देखो, पहला रेडियस R1, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना 9R1। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो थर्ड और फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस में रिलेशन है वो 9 टाइम्स का है। तो थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट से बेटे 9 टाइम्स ज्यादा होगा। तो फर्स्ट का राइट इज डेल्टा ऑप्शन। सेकेंड देखें, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज। सेकेंड एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आपके पास है बेटे, दैट इज चार्ली ऑप्शन। कैसे पता चलता है लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू? मैंने लेक्चर में भी समझाया था आपको। देखो पहले लाइमन सीरीज का फार्मूला लिखो, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, और ये आपके पास आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो चूंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालनी होती है, देखो सीरीज स्टार्ट 1 से हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू इसकी आप 2 पुट करेंगे फॉर लैम्डा मैक्सिमम। कोई भी आपके पास सीरीज है, वो लाइमन है, बाल्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट है या पी फंड है, जब आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप एन की नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप एन की जगह पे 2 वैल्यू लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू होगी आर एच 1/1 माइनस 1/4। आप इसको सॉल्व कर ले तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू आर एच, और आप 4 एलसीएम लेंगे, इधर आएगा 4 माइनस 1। इसका मतलब लैम्डा मैक्सिमम की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/3R, दैट इज लैम्डा मैक्सिमम। तो आप इजीली कोई भी आपके पास सीरीज हो, 2 मैंने आपको मेथड बताए थे कि लाइमन है, बाल्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट है या पी फंड है। पहला काम किया करें, सीरीज का फार्मूला लिखें। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो वेरी नेक्स्ट वैल्यू पुट करें। जैसे लाइमन 1 से स्टार्ट हो रही थी, नेक्स्ट वैल्यू 2 है। अगर वो बाल्मर का कहता, बाल्मर 2 से स्टार्ट होती है, मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटे 3 पुट करता। वो पास्टन है, पास्टन 3 से स्टार्ट होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू कहता, मैं इनकी जगह 4 पुट करता। तो लाइमन सीरीज हो, बाल्मर हो, पास्टन हो, ब्रैकेट हो या पी फंड हो, आपने एन की वेरी नेक्स्ट वैल्यू लगानी होती है। नेक्स्ट देखिएगा एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 का बेटे राइट ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन। वो कहता है रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन टू दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज। बेटे आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज अगर ई है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो डबल होता है, वो 2e होगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास 1:2। यही फर्क है प्रोटॉन में और अल्फा पार्टिकल में। प्रोटॉन का चार्ज अगर सिंगल टाइम होता है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज उससे डबल होता है, और मैस जो अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स होता है। उसके बाद देखें, फोर्थ एमसीक्यू एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इस तरह के अक्सर पेपर में आते भी हैं। फोर्थ का राइट ऑप्शन है बेटे अल्फा ऑप्शन।
फोर्थ में आपने क्या करना है, वो कहता है इफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है और उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी इमीडिएट वेवलेंथ निकालें। देखिए फार्मूला है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब मैंने आपको तब भी बताया था P जो है वो लो वैल्यू है, N जो है वो हाई वैल्यू है। इस केस में आपके पास P की वैल्यू जो है वो 2 है और N की वैल्यू आपके पास 3 है। जस्ट वैल्यूज लगाओ, याद इसको ऐसे रखना है कि P का मतलब लो वैल्यू, जो लो आपको वो वैल्यू दे रहा है, N का मतलब है बेटे हाई वैल्यू। जब आप इसमें वैल्यूज लगाओगे तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, आप एलसीएम लें, ऊपर आएगा 9 माइनस 4 ओवर 36, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 ओवर 5 आर। ये आपके पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में वो कह रहा है द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बी। तो बेटे हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, याद रखें काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती। इसमें पहले कॉन्सेप्ट जरा सुन लें, एमसीक्यू नंबर 5, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। पहले कॉन्सेप्ट सुन लें। देखिए जो टोटल एनर्जी है हाइड्रोजन की, जब आप बात कर रहे होते हैं वो भी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है बेटे, पॉजिटिव। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है। मैं भी वो आगे आएगा उसका एमसीक्यू। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, बस फर्क ये है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जब आप इसकी रेशो लोगे तो आप सिंपली ये काम करेंगे कि टोटल एनर्जी की रेशो, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी की रेशो लें टोटल एनर्जी पर, तो रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 1:-1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव। नेक्स्ट देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज। तो 6 बहुत सिंपल है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट ऑप्शन इसका होगा बेटे चार्ली ऑप्शन। तो 6 एमसीक्यू का, एमसीक्यू नंबर 6 का राइट इज चार्ली ऑप्शन। तो ये वैसे ही एक कन्वर्जन है जो आपने याद रखनी होती है, या जो आपको याद होती है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एमसीक्यू नंबर 6 जो है इसका चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे वो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेशियो लें। तो लाइमन सीरीज की बेटे वो बात कर रहा है, अगेन वही, पहले फार्मूला लिखो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अभी मैंने आपको ये एमसीक्यू नंबर 2 में इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल के दिखाई और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू आई थी आपके पास 4/3 आर। वो अभी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाई कि आप एन की जगह पे नेक्स्ट वैल्यू पुट करें, 2 पुट करें। अब अगर आपने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है 4 लैम्डा मिनिमम, अगर आपने लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो बेटे आप ये काम करेंगे 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, ये आपके पास वैल्यू होगी 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर। यही काम करेंगे ना आप, चूंकि मिनिमम निकालने के लिए आपने जो एन की वैल्यू है वो इन्फानाइट रखनी होती है। यहाँ से आपके पास ये आ गया 1 ओवर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच 1 माइनस 0। तो लैम्डा मिनिमम की आपके पास वैल्यू सिंपली आ गई 1 ओवर आर एच, ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ गई। तो देखो लैम्डा मैक्सिमम भी आपके पास, लैम्डा मिनिमम भी है, आप सिंपली रेशो ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने सिंपली इस केस में रेशो फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा। तो वो यही कह रहा है कि आप इसकी रेशो निकालें मैक्सिमम टू मिनिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है 4/3 आर
लैम्डा मिनिमम की आपके पास वैल्यू है 1/r। तो आप इसको अब सॉल्व कर ले तो ये r इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 4:3। दैट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 8 में स्पीड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स nth ऑर्बिट इज। तो बेटे 8 एमसीक्यू का राइट इज बीटा ऑप्शन। 8 एमसीक्यू में आपने क्या करना है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है 2π/ke² ओवर nh, ये स्पीड का फार्मूला। अब ये फार्मूला आपको पता चल रहा है यहाँ पे जो स्पीड है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सिंपल सा है कि आपको इसका फार्मूला याद हो, आप इजीली बता देंगे कि स्पीड का n से क्या रिलेशन। अगर आपको इसकी रेशो भी बनानी पड़े तो आप ऐसे बनाएंगे v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1। ये आपके पास रेशो है। नेक्स्ट देखें दी आयनाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू 9th एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि इस तरह के पेपर में आए भी हुए हैं और इस तरह के नस्ट में भी आ जाते हैं, ये याद रखिएगा। इस तरह के वो डायरेक्ट आपको नहीं बताता लेकिन डाटा ऐसा देता है जिससे आपको जज करना होता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए एमसीक्यू नंबर 9 में, एमसीक्यू नंबर 9 में वो आपको कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। आयनाइजेशन का बता रहा है कि 13.6 है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट। देखिए वो आयनाइजेशन आपको पता है ग्राउंड लेवल की जो एनर्जी है वो होती है -13.6। सेकेंड ऑर्बिट मीन्स कि इनकी वैल्यू 2 है, तो फार्मूला आप यूज करेंगे E इज इक्वल टू -E0/n²। यह आपके पास आएगा -13.6/2²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इस केस में आंसर आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस को इग्नोर कर देते हैं, तो राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अभी हमने डिस्कस किया, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है जो आपको उसने दिया हुआ है 13.6। तो 10 एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन होगा बेटे वो चार्ली ऑप्शन 13.6 वोल्ट। उसके बाद 11 एमसीक्यू में देखें, 11 में वो कह रहा है कि पेनिट्रेशन, 11th एमसीक्यू में पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज डज नॉट डिपेंड ऑन, कि पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन आपके पास वेवलेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी या करंट। बेटे हमेशा याद रखें पेनिट्रेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी। पेनिट्रेशन हमेशा तब इंक्रीज होती है जब आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्स-रे डज नॉट डिपेंड ऑन, पेनिट्रेशन किस पे डिपेंड नहीं करती। पेनिट्रेशन का लेना देना करंट से, इंटेंसिटी से नहीं है। मैं इधर आपको एक इसकी वेरिएशन सिखाता हूँ 11 एमसीक्यू में कि अगर आपने पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी है, पेनिट्रेशन इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था आप एनर्जी इंक्रीज कर दें या पोटेंशियल इंक्रीज कर दें या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें। पेनिट्रेशन से ये इन फैक्टर से पेनिट्रेशन पे इफेक्ट होगा, करंट पे वो डिपेंड नहीं करती। करंट का लेना देना हमेशा इंटेंसिटी से होता है, करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखो बेटे 12 एमसीक्यू, इफ द थ्री बेसिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर विच टू प्रोवाइड द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। तो एमसीक्यू नंबर 12 का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। अब ये एमसीक्यू इस तरह का ज्यादातर एनटीएस टाइप का ही आ सकता है, मतलब इस तरह का एमसीक्यू जो है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के एमसीक्यू 12 का जो राइट ऑप्शन आपके पास वो चार्ली ऑप्शन है, क्योंकि बेटे आपको पता है कि न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अट्रैक्टिव में कंसीडर नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स सब बच्चों को पता है वो अट्रैक्टिव है, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है जिसने बाइंड किया हुआ है पार्टिकल्स को। तो न्यूक्लियर फोर्स चूंकि बाइंड करती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप अट्रैक्टिव फोर्स नहीं कहते, वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। उसके बाद देखें नेक्स्ट है जी द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ। ये बहुत मेन पॉइंट है 13 एमसीक्यू। जब भी हम कहते हैं कि अच्छा पहले 13 का सुन लें, 13 का राइट इज डेल्टा ऑप्शन। वो कहता है द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ। हम कहते हैं बीटा डिके हुई तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, ऐसा नहीं होता। जब भी आप कहते हैं कि बीटा डिके हुई तो एक्चुअली जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और उसने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। मैं वर्डिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कहा जाए कि बीटा डिके हुई है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, ऐसा नहीं होता बेटे। जब भी बीटा डिके होती है तो बीटा डिके के केस में अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला तो एक्चुअली ये हो रहा होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और वो आगे से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है 13 का। 14 देखें, व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी का मैंने आपको पहले भी ग्राफ बना के कॉन्सेप्ट बताया था। 14 का राइट इज डेल्टा ऑप्शन। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है हाइड्रोजन की। आपको पता है कि हाइड्रोजन की तकरीबन बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, आयरन पे आती है, आयरन पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का या मैस डिफेक्ट का एक अजीब सी वेरिएशन है कि पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है फिर एकदम डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मतलब इसका ग्राफ ऐसा है कि हाइड्रोजन पे मिनिमम और आयरन पे आके वो मैक्सिमम हो जाता है, फिर क्रिप्टॉन के लिए कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर 15। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुझे ये ज्यादा समझाने की जरूरत है, आप लोग इसको खुद आसानी से देख सकते हैं। वो कह रहा है आफ्टर 2 hours 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट। इस तरह का शायद क्लास में भी डिस्कस किया था। 15 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास, डेट इज चार्ली ऑप्शन। वो उसने आपको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा जरा। वो आपको बोल रहा है 1/16, उसने आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है 1/16। 1/16 का मतलब ये है कि आप इसको लिखोगे 1/2⁴, क्योंकि 1/2⁴n होता है ना जनरल फार्मूला, जो आप बच्चों को मैंने लिखवाया हुआ 1/2⁴n, ये जनरल फार्मूला होता है। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब उसने आपको टाइम जो दिया हुआ है, टाइम जो है बेटे आपके पास वो 2 hours है, 2 घंटे का मतलब ये है कि आप 60 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आपके पास, तो 2 × 60 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, चूंकि हाफ लाइफ की वैल्यू 4 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आपके पास आ जाएगा 30 मिनट्स। तो हाफ लाइफ के टॉपिक में मैं नहीं समझता कि आपकी कभी गलती होनी चाहिए, क्योंकि हाफ लाइफ इतना आसान टॉपिक है और जैसे मैंने आपको उसका टेबल बनवा दिया मेरे मुताबिक उसमें कुछ भी नहीं रहता। मतलब इतना आसान टॉपिक कि जस्ट आपको उसका टेबल पता हो, कोई भी एमसीक्यू आए किसी भी लेवल का हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 का राइट इज चार्ली ऑप्शन। 16 में देखें, 16 में वो क्या कह रहा है। 16 में वो ये कह रहा है कि मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ता हूं, आप भी खुद ही मुझे बताइएगा, आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है दी हाफ वैल्यू पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 3 hours। इन 9 hours इस एक्टिविटी विल बी। देखो 16 का जो राइट ऑप्शन है बेटे, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। वो क्या कह रहा है, वो कहता है 3 hours से वैल्यू इंक्रीज होके 9 hours हो गई। पहले तो आप अपना यहाँ पे एक माइंड सेट करो कि 3 hours को अगर आपने 9 hours बनाना है, 3 को आप 9 बना रहे हो, तो आपको पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा ना। यहाँ से अंदाजा लगा लें कि n की वैल्यू 3 है, चूंकि उसकी वैल्यू 3 hours से 9 hours हो गई, तो बेटे मुझे इस बात का पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 hours होगा ना, अदरवाइज तो 9 hours नहीं होता। तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है तो फार्मूला लगा दो 1/2⁴n, जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स का फार्मूला था। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/2⁵। इसका मतलब ये आंसर होगा 1/8। दैट इज राइट ऑप्शन। उसके बाद देखें, द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम। The decay constant of a radioactive sample is the probability of a decay of atoms per unit time. Lambda decreases as the atom become older, lambda increases as the age of atom increases, lambda is independent. तो चार्ली इज राइट ऑप्शन। लैम्डा जो है उसकी एटम की एज से लेना देना नहीं है, वो एटम की एज के इंडिपेंडेंट होता है। लैम्डा का डिके कांस्टेंट जो है वो एज के इंडिपेंडेंट है, डिके कांस्टेंट का एज से लेना देना नहीं है। जो मर्जी हो जाए, डिके कांस्टेंट हमेशा एज के बेटे इंडिपेंडेंट होगा। डिके कांस्टेंट जो है वो एज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। 18 एमसीक्यू देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर द साइज ऑफ द पल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी। साइज ऑफ पल्स जो है वो एनर्जी के इंडिपेंडेंट है। अल्फा ऑप्शन है गीगर मुलर काउंटर, बीटा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, चार्ली है बोथ, डेल्टा नन।
तो बेटे अल्फा इज राइट ऑप्शन। गीगर मुलर काउंटर में जो साइज ऑफ पल्स है वो एनर्जी के इंडिपेंडेंट होती है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, बुक की लाइन है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। 18 का राइट इज अल्फा ऑप्शन। 19 देखें, 19 भी आया हुआ है पास पेपर्स में। 19 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है इफ वी डी इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिस्चार्ज थ्रू द गैस देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ जीएम ट्यूब इज केप्ट। कहता है वी डी इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिस्चार्ज। वी डी वो है जो डिस्चार्ज के लिए चाहिए। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बेटे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिस्चार्ज वाले पोटेंशियल से आपने कम रखना है। अगर इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिस्चार्ज वाले पोटेंशियल से ज़्यादा रखोगे तो उसमें स्पूरियस या फॉल्स काउंटिंग होगी। आपने जब कॉन्चिंग गैस इंट्रोड्यूस करनी होती है तो जो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल है वो गिवन पोटेंशियल से, आयनाइजेशन वाले पोटेंशियल से आपने कम रखना है। तो 18 का राइट ऑप्शन इज चार्ली। 19 का राइट इज अल्फा ऑप्शन। 18 का भी अल्फा राइट है, 19 का भी अल्फा राइट है। तो ये इसमें बड़ी मेन चीज़ है, बच्चे इसको ना रट्टा लगाते हैं। बस आप ये सोचा करो कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल ज़्यादा रखोगे तो अंदर कैसे वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब आयोनाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा, आपने पोटेंशियल कम रखा तो इसका मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप उसकी स्पूरियस काउंटिंग को या फॉल्स काउंटिंग को आप रोक सकें। वो तो इम्पॉसिबल है कि स्पूरियस या फॉल्स काउंटिंग जो है वो रुक सके। तो हमेशा जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बुक में उसने लाइन लिखी हुई है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल है वो आपने कम रखना है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज R0, देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हीलियम एटम। बेटे हीलियम एटम का चार्ज चूंकि डबल होता है, तो हीलियम एटम का चार्ज डबल होने की वजह से हीलियम एटम का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन से कम होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन से हाफ। हीलियम एटम का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के रेडियस से हाफ होता है। उसकी वजह यह है कि हीलियम का चार्ज हाइड्रोजन से डबल है। हीलियम आपको पता है, हीलियम का मतलब यही है कि 4 और 2, हीलियम का चार्ज डबल होता है, हीलियम का मैस 4 टाइम्स होता है। तो ये शायद बुक में उसने इतना क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया। तो जिसका चार्ज जितना ज़्यादा होता जाता है, जैसे हीलियम का मैस 4 टाइम्स है, चार्ज डबल है, चार्ज की बेस पे आप डिसीजन करें तो वो हाफ होगा। तो राइट ऑप्शन जो है बेटे इसका MCQ नंबर 20 का राइट इज बीटा ऑप्शन R0/2। तो 20 का राइट ऑप्शन जो है ये बेटे आपके पास बीटा है। बीटा का मतलब R0/2, ये आपके पास राइट ऑप्शन होगा। तो ये वैसे ही एक याद रख लें आप इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि हीलियम का जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के रेडियस से डेफिनेटली हाफ होगा, क्योंकि उसका चार्ज जो है बेटे वो डबल होता है। जब चार्ज डबल है तो उसका रेडियस भी जो है वो उससे हाफ होगा। जी बेटा नेक्स्ट MCQ आपके पास MCQ नंबर 21। द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट टू लाइफ टाइम ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट जो है बेटे जरा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट की आप रेशियो लें एक नॉर्मल लाइफ टाइम पे। मीन्स कि आपने वहाँ पे अपना माइंड सेट कर ली ये लेज़र का MCQ है, क्योंकि आप मेटास्टेबल स्टेट की या नॉर्मल स्टेट की बात ही लेज़र के केस में करते हैं। मेटास्टेबल स्टेट तो लेज़र के अलावा आती नहीं। अब MCQ नंबर 21 में आप बच्चों ने क्या करना है, 21 का राइट है बेटे बीटा ऑप्शन आपके पास। अब आपको पता है मेटास्टेबल स्टेट का टाइम है बेटा 10⁻³ सेकेंड, और दूसरी जो एक्साइटेड स्टेट है उसका टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 8, तो 10⁵/1। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, डेट इज बीटा ऑप्शन। अब इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपने दोनों की वैल्यूज को याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मेटास्टेबल स्टेट की क्या वैल्यू है और आपके पास जो अदर एक्साइटेड स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यू आपको पता है पार्टिकल ज़्यादा स्टे ही मेटास्टेबल स्टेट में करते हैं, क्योंकि उसका टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड, और जो अदर एक्साइटेड स्टेट होती है उसका टाइम होता है 10⁻8 सेकेंड। तो जो राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास MCQ नंबर 20 का, डेट इज बीटा ऑप्शन। 22 देखें, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बेटे पोटेंशियल एनर्जी जो है 22 MCQ का, पहले तो आप ये देख लें, राइट ऑप्शन आपके पास आएगा 22 में डेल्टा ऑप्शन। इसमें ये याद रखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की वो डबल होती है काइनेटिक एनर्जी से। पहले तो आप ये याद रखें, ये बुक के अंदर डेरिवेशन है कि जिसमें आप यूज़ करते हैं कि -ke²/Rn, एक वैल्यू होती है -ke²/Rn और एक होती है -ke²/2Rn।
जो काइनेटिक है उसकी वैल्यू हाफ होती है, पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू डबल होती है। मैं वर्डिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकाल रहे होते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको ये पता होगा पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी से। अब वो कह क्या रहे हैं बेटे, वो आपको ये कह रहा है रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जब आप रेशो लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर तो बेटे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से डबल है तो 1:2। और मेन चीज़ ये है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक तो नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा -1:2, क्योंकि माइनस नीचे से ऊपर लिख लो। तो ये जो मुझे याद पड़ रहा है ये इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की -ke²/Rn, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ke²/2Rn। अब देखो ये हाफ है और ये वैल्यू डबल है, तो ये वैल्यू हाफ है ये वैल्यू डबल है, तो जब आप रेशो लोगे तो वो -1:2 आएगी, 1:-2 आएगी। वैसे माइनस साइन आप इधर से इधर लिख सकते हैं, तो 1:-2। उसके बाद देखें डायमेंशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज 23 MCQ। तो रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है, डेफिनेटली आप तभी निकालेंगे जब आपको इसका फार्मूला पता होगा। तो 23 का राइट ऑप्शन है बच्चों आपके पास, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। रेडबर्ग कांस्टेंट होता क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RH और 1/p² माइनस 1/n²। ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट। अब ये सारा ऐसा तो कांस्टेंट इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो R जो है ये इक्वल है 1/λ के। लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी L, तो L ऊपर आके L पावर -1। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। उसके बाद देखें टारगेट मटेरियल यूज इन एक्स-रे ट्यूब मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो आप टारगेट मटेरियल यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। 24 MCQ जो है ये बुक की लाइन है, मैंने अपने लेक्चर में भी लिखवाया था एक इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पर। 24 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास अल्फा ऑप्शन। तो जो टारगेट मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जाहिर है आप हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट आप यूज करते हैं टारगेट मटेरियल का। तो जो भी आप टारगेट मटेरियल यूज कर रहे होते हैं उसका हाई एटॉमिक नंबर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये उसकी फीचर्स हैं। 24 देखिए 25 देखिएगा, उसने आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं 25 में। देखिएगा बेटे आप लोग 25 MCQ का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन। उसने आपको ये दिया हुआ है एक पोटाशियम है ये आपके पास 39 और 19 और एक उसने आपको कार्बन दिया हुआ है 40 और 20। देखो अगर दोनों के आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, मैं पहले इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहा हूँ। क्या फार्मूला होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, 39 में से 19 माइनस करोगे कितना आएगा 20। इसी तरह 40 में से 20 माइनस कर दो, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास जो हैं वो भी कितने आएंगे 20। तो जब दोनों के न्यूट्रॉन सेम है तो इसको आप बोलते हैं बेटे आइसोटोन्स। तो 25 MCQ का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन आइसोटोन्स। उसके बाद 26 देखें द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। देखिएगा जरा आप लोग नेक्स्ट MCQ में 26 MCQ में वो क्या कह रहा है, वो कहता है हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। ये हाफ लाइफ जो है इसकी वो 140 डेज है। उसके बाद वो कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ पोलोनियम इज प्रेजेंट व्हेन देन व्हाट इज द टाइम फॉर 1 ग्राम। 140 को वो देखें वो 16 ग्राम से वो बना रहा है 1 ग्राम। तो आपने ये अंदाजा लगाना है कि 16 ग्राम को 1 ग्राम बनाएं तो इसमें कितना टाइम लगता है। अब 16 ग्राम को 1 ग्राम कैसे बनाएंगे, देखो जब पहली हाफ लाइफ करोगे तो ये रह जाएगा आपके पास 8 ग्राम। जब सेकेंड हाफ लाइफ आप करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 4 ग्राम। जब आप थर्ड हाफ लाइफ करेंगे ये आपके पास रह जाएगा 2 ग्राम। जब आप फोर्थ हाफ लाइफ करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 1 ग्राम। अब देखें 16 ग्राम को आपने 1 ग्राम बनाया, 16 ग्राम 1 ग्राम कितनी हाफ लाइफ के बाद बनता है, 4 हाफ लाइफ के बाद। तो 4 हाफ लाइफ के बाद इसका मतलब 140 डेज जो हैं आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा 560 डेज।
नेक्स्ट देखिएगा 27 MCQ के 27 में वो आपको क्या कह रहा है या क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। 27 MCQ में आपने सिंपली ये फार्मूला लगाना है, एब्जॉर्ब डोज D इज इक्वल टू E/M, और दूसरा फार्मूला आपके पास होता है इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस जिसको आप कहते हैं, या रेडिएशनल बायोलॉजिकल इफेक्टनेस भी कहा जाता है इसको। तो आपके पास इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू है 400 सेवर्ट। तो आपको पता है सेवर्ट को जब भी रैम में करना हो तो आप 100 पे डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज एज इट इज, इसकी वैल्यू आपके पास 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये दो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो D इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10, तो D की वैल्यू आपके पास जो है वो 0.4 आ जाएगी। तो ये इसका राइट ऑप्शन बन रहा है 0.4 ग्रे। तो 27 का राइट ऑप्शन इज, जो मैंने भी सॉल्व किया है, बीटा ऑप्शन। आप देखते जा रहे हैं कि जितने भी आपके पास MCQs हैं सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें फोकस ज़्यादा कॉन्सेप्ट और फार्मूला को करना होता है। फिजिक्स में अगर आपको फार्मूलाज आते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी भी MCQ गलत करें, ये इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ आपको फार्मूलाज आने चाहिए। उसके बाद देखें MCQ नंबर 28 में वो क्या कह रहा है। 28 में वो आपको कह रहा है कि रेडियो एक्टिव, उससे आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, रेडियम उसकी 228 और दूसरी वैल्यू है इसकी 86। वो कहता है इसने 3 अल्फा पार्टिकल इमिट की और 3 बीटा पार्टिकल। बेटे अगर ये 3 अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो एक सपोज कर लो x बन रहा है, एक अल्फा के केस में 4 माइनस होता है, 3 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे तो ऊपर से 12 माइनस होगा। तो 228 में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो 218, 12 माइनस करते हैं तो 216, ये 216 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद एटॉमिक नंबर है 86। जब एक अल्फा डिके होती है तो -2 करते हैं आप, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करते हैं। 3 अल्फा डिकेज है तो आप 6 माइनस करेंगे, ये आपके पास बेटे 80 रह जाएगा। इसका मतलब मैंने अल्फा डिके करवाई तो मेरे पास आ गया 216 और 80। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 अल्फा डिकेज के बाद आपने 3 बीटा पार्टिकल्स भी इमिट करवाने हैं। जब आप 3 बीटा पार्टिकल इमिट कराएंगे आपके पास y आ गया, ये 216। एक बीटा इमिट होता है तो +1 होता है, 2 होंगे तो +2, 3 है तो +3, तो 80 + 3 का मतलब 83। ये राइट ऑप्शन आपके पास। तो इसका भी मैकेनिज्म मैंने अपने लेक्चर में मैकेनिज्म समझाया था कि अगर आपको वो आता है तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। उसके बाद देखें 29 MCQ। 29 में वो क्या कह रहा है, 29 MCQ में वो कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द एक्स-रे इन द के सीरीज। कि वो एक्स-रे, वो कहता है कि इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, वो आपसे एनर्जी ऑर्डर बेसिकली पूछ रहा है। तो आपको इस बात का पता है जो 29 MCQ है इसका राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली होगा। बेटे के गैमा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर के बीटा की होती है, फिर आपके पास के अल्फा की होती है। के गैमा इज ग्रेटर देन के बीटा इज ग्रेटर देन के अल्फा। के गैमा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गैमा में गैमा की एनर्जी मैक्सिमम। लास्ट MCQ देखें, लास्ट MCQ में आपके पास क्या रह गई वैल्यू। MCQ नंबर 30 में वो क्या पूछ रहा है आपसे। MCQ नंबर 30 में वो कह रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ निकालें और पोटेंशियल उसने आपको दिया 20 किलोवोल्ट। तो लास्ट MCQ का क्या आंसर आएगा देखिएगा जरा आप लोग। लास्ट MCQ में MCQ नंबर 30 में जो राइट ऑप्शन आपके पास डेट इज चार्ली ऑप्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू 12400 into 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय v। ठीक है, इसका मतलब आप जब इसे सॉल्व करेंगे ये 12400 into 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय वोल्टेज। वोल्टेज की उसने आपको क्या वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज है 20 किलोवोल्ट, यानी कि आप लिखेंगे 20 into 10⁻3। इसका मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा ज़रा, अगर आप इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12400 into 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 20 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे। ये 2 जीरो बेटे इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 124 को आप 200 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.62 into 10⁻⁻10।
एक कॉमन सी बात है कि अगर ऊपर 100 होता और नीचे 200 होता तो 1/2 यानी कि 0.5 आता। ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अगर ऊपर 100 है नीचे 200 है तो 0.5 आएगा। ऊपर 124 है नीचे 200 है तो 124 और नीचे 200 का मतलब ये वैल्यू 0.5 से ज़्यादा ही आएगी, और 0.5 से ज़्यादा जो 0.5 के क्लोजेस्ट है वो 0.62 है, और तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो ये था बेटा आज की हमारी डिस्कशन, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास चार्ली आया। तो आज का जो हमारा ये टेस्ट था, ये टेस्ट नंबर 10 हमने आज के टेस्ट में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इसको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप सबको पता होगा कि इसमें क्या मेन चीज़ें थी, ये हमने किस तरह से सॉल्व करना था। मैं बस आपको यही कहता हूँ कि कुछ फार्मूलाज आप याद रखें। जैसे ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा है, ये जो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये शॉर्टकट फार्मूला आपको हेल्प करता है लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए। अब वैसे ये फार्मूला ये था लैम्डा इज इक्वल टू ए सी ओवर वी ई, वैसे ये फार्मूला था। अब देखो इस तरह सॉल्व करना कितना मुश्किल है, ये तो आप पूरी जिंदगी सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि पेपर में तो इतना टाइम ही नहीं होता। एज की वैल्यू आपको पता है 6.634 इंटू 10⁻⁻34, ये एज की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू होती है आपके पास 3 इंटू 10⁸ जो कि फिक्स वैल्यू है, डिवाइडेड बाई वी एज इट इज रहने दें। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए मैंने आपको इसलिए ये शॉर्टकट लिखवाया, ये वाला शॉर्टकट, क्योंकि ये करना आसान है, ये मुश्किल है। अब ये सारी वैल्यूज को आप अगर मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, अगर आप ये सारी वैल्यूज को लेके चलते हैं और आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आप खुद सोचें कि ई कैट में आपके पास इतना टाइम है एनुअल एग्जाम में, वहाँ पे तो बच्चों की दुनिया बदली होती है, और वहाँ पे एक नो डाउट एक एग्जाम का हमेशा प्रेशर होता है, और जीतता वही है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, जिसको खुद पे यकीन हो, जिसको पता हो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैटर ही आपका कॉन्फिडेंस करता है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि ये बजाय इसके कि आप इसको इस तरह से सॉल्व करें, यह आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये सॉल्व करना आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल होगा, ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसी वजह से इसका शॉर्टकट ये जो मैंने लिखा हुआ है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवाएं और इस पर डिवाइड करवाएं, ये आ जाएगा 12400 इंटू 10⁻⁻10 ओवर वोल्ट। तो ये इसका शॉर्टकट फार्मूला जो आपने याद रखना है। तो इस तरह से हर टॉपिक के शॉर्टकट, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी का शॉर्टकट था, पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्टकट था। इस तरह टाइम पीरियड का जो पेंडुलम जब मूव कर रहा होता है उसके शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे। फिर इस तरह डॉपलर इफेक्ट के शॉर्टकट्स आपको बताए थे, उसके मैंने 6 केसेस करवाए थे कि डॉपलर इफेक्ट को आपने किस तरह से करना है। तो मैक्सिमम आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप शॉर्टकट फार्मूलाज अपने दिमाग में बिठाएं। अगर आपको शॉर्टकट आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता, ऑन द स्पॉट आपको शॉर्टकट आना चाहिए। आपको इतना कॉन्सेप्ट हो कि आप डायग्राम दे के जज कर सके कि इसका आंसर क्या है। इक्वेशन कोई बहुत लेंथी है तो आप उसको शॉर्टकट वे से सॉल्व कर दें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वहाँ पे एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 50 सेकंड होंगे या 40 सेकंड होंगे। 40 सेकंड बहुत स्पीडी गुजर जाते हैं बेटे। सिर्फ वो बच्चा जो वाकई जिसकी कंसंट्रेशन इसकी तरफ होती है वो इसका सही फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बेटा आपको ये सब चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि फार्मूलाज को फोकस करें, अपने फ्यूचर को सीरियस लें। ये मजाक नहीं है, ये आपका फ्यूचर है। इस पे आपका डिसीजन होना है इस टेस्ट पे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, किस फील्ड में जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ आपने खुद के लिए डिसाइड करना है, और अच्छे डिसाइड करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा बेटे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।